हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैथ पेडागोजी का 10 क्वेश्चन किया था। वो जो 10 क्वेश्चन था 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर सेकंड, उसका क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर सेकंड हुआ था, उसका जो मैथ की पेडागोजी का पार्ट होगा उसको करेंगे। ठीक, इससे पहले भी हमने मैथ का प्रैक्टिस सेट कराया है और उससे पहले हमने मैथ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको किया। ठीक है, अगर आप लोग कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे हो या आप लोग एग्जाम से पहले पूरा मेरा वीडियो देख लेते हो तो आपका जो मैथ वाला पार्ट है, खासकर जो 20 क्वेश्चन होगा मैथ का क्वेश्चन होगा, उसमें से आप सभी क्वेश्चन करके चले आओगे। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ था सीटेट पेपर सेकंड, उसका जो मैथ पेडागोजी का पार्ट होगा उसको हम करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया था इसमें। देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि आई स्टूडेंट listed the following properties of rational number, which one ones is or correct। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कोई स्टूडेंट लिखा। ये आपका सीटेट पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन दिया था मैथ पेडागोजी में। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला क्या है रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, हमको पता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये बोला है कि रेशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर। अब जैसे देखिए मान लीजिए इंटीजर, और इंटीजर क्या होता है, देखिए इंटीजर होता है क्या आपका प्लस माइनस 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये सब क्या इंटीजर है। ये बोला है कि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आता है। जाहिर सी बात है, अगर हमने 0 लिखा, 0 के नीचे 1 लगा दिया तो ये आपका बन गया एक रेशनल नंबर बन गया। वैसे ही अगर हमने 1 लगाया, 1 के नीचे 1 लगा दिया, 2 लगाया, 2 के नीचे 1 लगा दिया, -1/-1 कर दिया, -2/1 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम कोई सा भी नंबर ले सकते हैं, उसके नीचे 1 लगा देंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही है। रेशनल नंबर्स इंक्लूड्स इंटीजर। इंटीजर जो है रेशनल नंबर के अंडर में आता है। दूसरा क्या है, 0 इज नॉट रेशनल नंबर। ये गलत है क्योंकि 0 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 0/1 लगा देंगे तो रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, और थर्ड क्या है, सी क्या है, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। जाहिर सी बात है फ्रैक्शन भी आपका रेशनल नंबर होता ही होता है, क्योंकि रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन ही होता है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q जो है आर इंटीजर्स होने चाहिए एंड q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का जो इसका डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो सपोज करिए 1/0, इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, जो कि डिफाइंड नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये जो क्यू है ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पहला और सी वाला ऑप्शन सही है। इसमें चेक करते हैं, ओनली सी ये नहीं है, ए और बी ये भी नहीं, ये वाला आपका सही होगा और थर्ड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा। ये आपके सीटेट पेपर सेकंड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉन्सेप्ट वाज लेबल्ड एज स्कीमा बाई। इसमें बोला है कि जो कॉन्सेप्ट स्कीमा का है उसको किसने दिया था। पहला ऑप्शन है ब्रूनर, दूसरा वैन हिलेज, थर्ड है वाइगोत्स्की और फोर्थ है पियाजे। ठीक, स्कीमा सबसे पहले हम समझते हैं स्कीमा क्या है। देखिए स्कीमा आपका है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसको पियाजे ने दिया था। ठीक है, इसको किसने दिया था, पियाजे ने दिया था। अब देखिए कॉग्निटिव जो आपका डेवलपमेंट ये एक्चुअली है क्या, इसको समझते हैं। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिया था। उस चारों कॉन्सेप्ट में जो पहला कॉन्सेप्ट था वो आपका स्कीमा था। एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं कि हमने कोई यूट्यूब चैनल बनाया, उस यूट्यूब चैनल पर हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बना दिया। उस प्ले लिस्ट में हमको बस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट ही रखना है। तो मेरे माइंड में एक सेट हो गया कि इस प्ले लिस्ट में हमको बस मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट ही डालना है। ठीक है, वैसे ही बच्चा क्या काम करता है, अपने माइंड में एक मानसिक ढांचा बना लेता है जिसमें वो जानकारी को व्यवस्थित करता है, रखता है अच्छे से समझने के लिए। ठीक, ये आपका होता है स्कीमा। ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में के अंडर में आता है। ये पहला हो गया। जो दूसरा है वो है असिमिलेशन, इसे हम बोलते हैं समायोजन। ठीक, ये पहला हो गया, इसे हमने क्या बोला, स्कीमा। और जो दूसरा है असिमिलेशन, इसे हम बोलते हैं समायोजन। ठीक, इसमें क्या होता है, मानसिक ढांचा।
इसमें मानसिक ढांचा बना लेता है जिससे कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, व्यवस्थित करता है, जानकारी को वो रखता है, ठीक है। और दूसरा में क्या समायोजन है, इसे बोलते हैं असिमुलेशन। इसमें क्या होगा, जो स्कीमा मतलब जो उसको जानकारी नया मिल रहा है वो क्या काम करेगा, जो स्कीमा उसने पहले से बना कर रखा हुआ है अपना नॉलेज जानकारी, उसे मैच कराता है, ठीक है। और फिर उसी में ले जा करके इसमें रखने का काम करता है। जैसे मान लिया हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि हमने कोई प्लेलिस्ट बनाया, उस प्लेलिस्ट में हमको मैथ का बस प्रैक्टिस सेट रखना है, तो हम क्या काम करेंगे, एक मैथ का मान ली वीडियो बनाया हमने प्रैक्टिस सेट का, उसको ले जाकर उसमें रख दिया, ठीक है। तो जो हमने बनाया है अलग से जो बना हुआ है वही आपका समायोजन है या सिमुलेशन है, उसको रखना किसमें, इसमें रखना है। अगर इसे मैच कर रहा है तो जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर ये मान सकते हैं कि कोई बच्चा है, उसने जेबरा को देख करके घोड़ा बोल दिया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि उसके दिमाग में पहले से ही फिट है कि 4 पैर है और ये ऐसा दिखने में लग रहा है तो वो घोड़ा ही होगा, ठीक है, जबकि एक्चुअल में क्या है, जेबरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके मानसिक ढांचे में पहले से जो सेट है वो घोड़ा सेट था, उसी को देख करके उसने जेब्रा को भी घोड़ा बोल दिया, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि अगर उस बच्चे के माइंड सेट से कोई ऐसा जानकारी मिल रहा है जो मैच नहीं कर रहा है, तो जब मैच नहीं कर रहा है उसको क्या काम करेगा, वो फिर अलग से बनाएगा, कोई स्कीमा बनाएगा, फिर उस स्कीमा में जो नया जानकारी मिल रहा है उसको रखेगा। जैसे हमने अभी बताया था कि एक हमने प्लेलिस्ट बनाया मैथ प्रैक्टिस सेट का, उसमें रखा, फिर दूसरा हमने बना दिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। अगर अब आया क्या, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैथ के प्रैक्टिस सेट से मैथ नहीं करेगा तो हम क्या काम करेंगे, उसको ले जा करके मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री वाले प्लेलिस्ट में उसको अपलोड करेंगे, रखेंगे, ठीक। वही काम बच्चा भी करता ही है। जो तीसरा है, ठीक, जो तीसरा उन्होंने दिया था पियाजे ने, अकोमोडेशन दिया था, अनुकूलन। इसमें जो अभी हमने बताया कि अगर मेरे पास कोई ऐसा वीडियो मिला जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री आ गया और मेरे पास जो पहला प्लेलिस्ट है वो प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथमेटिक्स का ही है बस, तो हम क्या काम करेंगे, अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, ठीक। तो वैसे बच्चा क्या काम करता है, जब उसके पास ऐसा जानकारी मिलता है जो इन दोनों जो इसमें मैच नहीं करता और वो इसमें ले जाकर रखना चाहता लेकिन इससे मैच नहीं करता, तो क्या काम करेगा, वो उस जानकारी के हिसाब से एक नया स्कीमा बनाएगा, ठीक। उस जानकारी के हिसाब से वो अलग से नया स्कीमा बनाएगा, नया प्लेलिस्ट बनाएगा, फिर उसमें उसको रखेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अकोमोडेशन या अनुकूलन बोलते हैं। देखिए जो चौथा है वो है इक्विलिब्रेशन है। इक्विलिब्रेशन मीन्स होता है संतुलन। देखिए संतुलन क्या होता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि जो समायोजन है और अनुकूलन, इसके बीच में संतुलन बनाए रखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या, जैसे अभी हमने जैसे बताया आपको कि कोई भी हमको नया जानकारी मिल रहा है, उस जानकारी को किस में रखना है कि वो पूरा संतुलन बना। जैसे हमने बताया कि अगर हमने 2 या 3 या 4 प्लेलिस्ट बना दिया अलग से, उस प्लेलिस्ट में अलग अलग हमने हेडिंग डाल दिया। पहले में हमने प्रैक्टिस से डाल दिया, दूसरे में हमने डाल दिया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, थर्ड में डाल दिया हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है उस जानकारी के हिसाब से हमको किस प्लेलिस्ट में उसको डालना है, रखना है, यही संतुलन है। ऐसा ना हो कि किसी जानकारी को किसी और स्कीमा में डाल दे, ठीक है। इसके बीच में जो संतुलन होता है उसे बोलते हैं हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, जो कि समायोजन और अनुकूलन के बीच में संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये समझ आ गया होगा, अच्छा समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास। कोई एक मैथमेटिक्स का टीचर है, उसने अपने स्कूल में बच्चों के सामने एक क्वेश्चन रखा, ठीक है। पहला क्या, विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज टू शो द फॉलोइंग डेटा। उसने ये बोला कि किस टाइप का ग्राफ आप यूज करोगे अगर ये 2 डेटा आपको दे दिया जाए। पहला क्या है, द हाइट ऑफ द पार्टिसिपेंट एन एथलेटिक्स मीट। किसी एथलेटिक्स मीट में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट किए हैं, जो भाग लिए हैं किसी भी खेल प्रतियोगिता में, उसमें जितने भी लोग हैं उसकी हाइट को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसको हम किस ग्राफ से दिखाएंगे। पहला ये हो गया। दूसरा क्या बोला, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स
फ्रॉम 9 AM टू 9 PM एट ए स्टेशन। कि अब देखिए सेकंड में क्या, बी में क्या बोला कि कितने पैसेंजर है जो कि किसी स्टेशन पर उतर रहे हैं सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक, कितने पैसेंजर उतरे हैं। ये दो डेटा दे दिया गया बच्चों के सामने। अब बोला गया बच्चों से कि ये बताओ कि आप इसमें कौन सा ग्राफ यूज करोगे। अब इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे टीचर का क्या मकसद है, क्या इंटेंशन है। द इंटेंशन ऑफ टीचर इज टू, अब इसमें बताना है कि कौन सा किस मकसद से उसने ये क्वेश्चन पूछा है। ये 4 ऑप्शन दिया है। पहला, टीच लाइन ग्राफ थ्रू कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, लाइन ग्राफ को समझने के लिए पहला। दूसरा क्या है, टीच ऑफ यूज हिस्टोग्राम फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके मकसद से ये क्वेश्चन पूछा है। थर्ड क्या है, हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। थर्ड क्या है, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस उसको समझने के लिए। और चौथा क्या है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पाई चार्ट, पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसने ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसमें साफ दिख रहा है कि पाई चार्ट का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। ठीक है, देखिए पाई चार्ट में आपका परसेंटेज होता है और एंगल होता है, इसलिए इसका कोई काम नहीं। अब ये जो बचा हुआ 3 है, इसी में से कोई एक उसका मकसद है पूछने का। अब इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइट ऑफ द एथलेटिक्स, हाइट बोला है। ठीक है, अब किसी की हाइट को शो करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है, 2 तरीका है। आपका पहला होता है बार ग्राफ और दूसरा होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम, ठीक है। देखिए बार ग्राफ में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बार ग्राफ में हम क्या काम करते हैं, कोई डेटा बनाते हैं कुछ इस टाइप का। जैसे मान लिया कि किसी की हाइट 5 फीट है, किसी की हाइट 5.5 फीट है, किसी की हाइट 4 फीट की है। इस टाइप का हम बोलते हैं, इसे बार ग्राफ बोलते हैं। ये आपका बार ग्राफ हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है हिस्टोग्राम। यहाँ पे हिस्टोग्राम की अगर हम बात करते हैं, देखिए हिस्टोग्राम क्या होता है, अगर आपने ऐसा कोई ग्राफ बनाया, ऐसे करने के बाद फिर जहाँ से जहाँ तक है, जैसे मान लिया कि किसी का जो हाइट है 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर से लेकर के 80 सेंटीमीटर तक कितने लोग हैं, फिर 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर कितने लोग हैं। तो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है, जैसे यहाँ मान लिया कि 50 से 60 हो गया, फिर 60 से 70 हो गया। ठीक है, इस टाइप का जो बनता है वो क्या होगा, आपका हिस्टोग्राम होता है। तो जो पहला वाला है ये आपका बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दोनों से हो सकता है। अब इस सेकंड की बात करते हैं। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 9 AM टू 9 PM एट ए स्टेशन, एक स्टेशन पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक कितने पैसेंजर आ जा रहे हैं, उसका पूरा सिचुएशन। इसको हमको शो करने के लिए लाइन ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये आपका लाइन ग्राफ, ये लाइन ग्राफ से होगा और ये बार ग्राफ होगा या हिस्टोग्राम से होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछने के पीछे जो टीचर का मकसद है, टीच द लाइन ग्राफ थ्रू द कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, ये नहीं होगा क्योंकि एक दोनों के बारे में पूछा है तो एक तो होगा नहीं। दूसरा का टीच यूज ऑफ हिस्टोग्राम फॉर द डेटा रिप्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम तो हो सकता है लेकिन उसके साथ साथ लाइन ग्राफ भी होगा। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि टीचर ये जानना चाहता है कि बार ग्राफ हिस्टोग्राम में और लाइन के ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ये बच्चों को सिखाना चाह रहा है। तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अ क्लास 6 मैथमेटिक्स टीचर पोस्ट द फॉलोइंग प्रॉब्लम टू हर स्टूडेंट्स। क्या दिया है कि कोई क्लास 6 का मैथमेटिक्स का कोई टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट के सामने एक क्वेश्चन रखा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टार्टेड टुगेदर, देयर स्टेप्स मेजर 70 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 95 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। क्वेश्चन में क्या बोला कि किसी दिन किसी मॉर्निंग वॉक में 3 आदमी करना शुरू करते हैं। ठीक है, उनके जो पैर का जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो कितना है। पहले का है 70 सेंटीमीटर, दूसरे का है 85 सेंटीमीटर और तीसरे का है 95 सेंटीमीटर। ये उनके पैर का स्टेप का लंबाई है, नाप है। ठीक है, बोला है रेस्पेक्टिवली। बोला कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कम। जैसे 2 किलोमीटर जा रहे हैं, 3 किलोमीटर जा रहे हैं या 4 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, जितना भी किलोमीटर लोग जा रहे हैं उसी के हिसाब से बोला है कि टोटल कितना एक्चुअल किलोमीटर पहुंचेंगे कि दोनों लोगों
का जो स्टेप होगा वो कंप्लीट स्टेप होगा, ठीक है। दोनों लोगों का कंप्लीट स्टेप को लेते हुए करने का मतलब ये हो कि ऐसा ना हो कि कोई 10 स्टेप चला है तो कोई 10.5 चला है, कोई 9.5 चला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबका मिला करके कितना कंप्लीट स्टेप होगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये क्वेश्चन बोला है। तो बोला है कि इसमें से कौन सा हम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक। तो सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना होगा। पहला क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं इसमें, कोई चांस ही नहीं इसमें करने के लिए। दूसरा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का भी नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों देखिए एचसीएफ क्या होता है आपका, तीनों में जो सबसे कम होगा, मीन्स अगर हम 70, 85, 95 का निकालें तो इसका जो एचसीएफ है वो 5 आएगा। तो 5 सेंटीमीटर दूर चलने पर तीनों का डिस्टेंस सेम और सेम स्टेप तो होगा नहीं, इसलिए एचसीएफ नहीं होगा। एलसीएम का वाला जो कॉन्सेप्ट है यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर 70, 85 और 95 का हम एलसीएम निकालें तो कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिस नंबर को 70 से भाग देंगे पूरा कट जाएगा, 85 से भाग देंगे कट जाएगा, और 95 से भाग देंगे पूरा का पूरा कट जाएगा। मीन्स अगर 70 से भाग देने पर 5 बार कटा, 85 से भाग देने पर 4 बार कटा, और 95 से भाग देने पर मान लिया 2 बार में कटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों को मिलाकर बिल्कुल कंप्लीट डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं और तीनों का स्टेप भी पूरा कंप्लीटली हो जा रहा है, ठीक। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें हम एलसीएम का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रिकमेंड्स दैट स्पोर्ट integrated pedagogy needs to be used in classroom teaching. Which amongst the following are correct in context of using sports integrated pedagogy in mathematics classroom? ये क्वेश्चन ये बोला है कि जो आपका NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बना हुआ था उसमें मैथमेटिक्स को पढ़ाते टाइम इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट सही है, कौन सा इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में कौन सा पार्ट इसमें आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शैल बिकम जॉयफुल। जाहिर सी बात है अगर बच्चों को खेल में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को और भी मज़ा आता है पढ़ने में, और दूसरी बात बच्चे अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं, माइंड उसका फ्रेश होता है। वैसे ही मैथमेटिक्स को थोड़ा सा जॉयफुली पढ़ाया जाता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा और ये इसमें इंक्लूड है, NEP के अंडर में ये आता है पहला। दूसरा क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज स्पोर्ट फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। ये तो गलत है क्योंकि ये बोला है कि पॉसिबल ही नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ाते टाइम स्पोर्ट का भी यूज़ किया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ लोकल गेम्स होते हैं या कुछ क्लास में कुछ ऐसा बच्चों को खिलाया जा सकता है, छोटे बच्चों को, जिससे कि आपको उसका मैथ भी उसको समझ में आ जाए और अच्छे से पढ़ भी ले वो। तो ये आपको गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग एंड हैंस नीड टू बी अवॉइडेड। ये भी गलत है, अवॉइडेड करना है तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलर स्पोर्ट, जो पॉपुलर स्पोर्ट है उससे हट के उससे अतिरिक्त क्या बोला क्वेश्चन में, देयर आर मैनी इंडिजिनस स्पोर्ट्स विच कैन बी यूज इन टीचिंग मैथमेटिक्स। सही है, डी वाला भी सही है क्योंकि बोला है कि जो आपका मेन गेम है जैसे आपका क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इस सबको छोड़कर कुछ लोकल गेम होते हैं उसको भी हम खिला सकते हैं मैथमेटिक्स के क्लास में, ठीक है। तो आपका पहला और चौथा मतलब ए और डी सही है। अब इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए और डी पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि टीचर कंडक्टेड एन ओरल असेसमेंट इन क्लास एंड फाउंड दैट राम कैन speak definition of all types of numbers, odd, even, prime and composite accurately, but not able to identify the numbers accurately when given a set of numbers। क्वेश्चन में ये बोला कि कोई एक टीचर है जिसने क्लास में एक ओरल असेसमेंट लिया, मीन्स ओरल टेस्ट लिया, ठीक है। उसमें उन्होंने ये पाया कि राम नाम का कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, वो जितने भी नंबर्स हैं, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, सबका डेफिनेशन तो सही से बोल लेता है, लेकिन जब उसको कुछ सेट ऑफ नंबर दे दिया जाए, 20-25 नंबर दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि इसमें से इवन नंबर कौन सा है, ऑड कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, बताओ, तो वो सही से नहीं बता पा रहा है, ठीक। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि
विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द अबव सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त कौन सा तरीका है या कौन सा इसमें उसके अंदर कमी है जिसकी वजह से वो बोल तो सक रहा है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा है। ठीक है, उसमें बोला है कि इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है। ठीक, ये क्वेश्चन बोला है। तो पहला क्या है, राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि राम की मेमोरी तो ठीक है, याददाश्त उसका सही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर कमी है, लैक्स में उसका कमी है, लैक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, उसका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट का जो समझ है वो थोड़ा सा कम है। ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ठीक, इस ऑप्शन को अभी हम छोड़ देते हैं। दूसरा देखते हैं, राम हैज़ एनालिटिकल एबिलिटी, ये तो हो ही नहीं सकता, राम एनालिसिस कर ही नहीं सकता क्योंकि बस याद किया पहचान भी नहीं सकता, एनालिसिस का जो लेवल होता है वो दूसरा होता है। थर्ड क्या है, राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स ऑफ प्रैक्टिस, ये भी नहीं हो सकता, इसमें प्रैक्टिस क्या करना है, इसमें कोई प्रैक्टिस करने की बात ही नहीं आ रही है। और चौथा क्या है, राम हैज़ गुड मेमोरी बट लैक्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी गलत होगा। कंसंट्रेशन मीन्स क्या होता है कि बिल्कुल उसी पर पूरा ध्यान एकत्रित करना, इसमें ध्यान वाली कोई बात ही नहीं आ रही, बस सिंपली पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि राम जो है उसका याददाश्त तो बहुत सही है, याद तो कर ले रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन सा नंबर इवन है, कौन सा ऑड है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन होगा यही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ आ गया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि मैथमेटिक्स इज अ वे ऑफ थिंकिंग सिंस, मैथमेटिक्स जो है ये सोचने का तरीका है, क्योंकि अब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए 3 दिया हुआ ABC, इसमें से कौन कौन सा सही है जिसकी वजह से मैथमेटिक्स को थिंकिंग के कैटेगरी में रखा गया है कि मैथमेटिक्स से आपका थिंकिंग लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो पहला क्या है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू इंगेज इन प्रूफ्स एंड एग्जामिनेशन पैटर्न, ये भी सही है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में आप लोग देखते हो उसमें कुछ प्रूफ्स भी आता है, जैसे हमको प्रूफ करना है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसको कोई भी स्टूडेंट होगा उसको सॉल्व करने में क्या होगा, एंगेज रहेगा, बिजी रहेगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेगा, वो सोचेगा, अगर उसको नहीं पता तो सोचेगा कैसे कैसे क्या रखें हम, कौन सा पैरेलल लाइन होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, फिर उसके हिसाब से ABC क्या मानना है सब सोचेगा। तो ये आपका पहला वाला तो सही है, ये वाला सही है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स रिप्रोड्यूस फार्मूला एंड सिंबल्स ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या बोला है, रिप्रोड्यूस फार्मूला, क्या कोई फार्मूला उसको फिर से कोई रिप्रोड्यूस करे, जो बना हुआ पहले फार्मूला उसको फिर से दोबारा बनाया किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि जो फार्मूला बना हुआ है अगर कोई फार्मूला बच्चे को दिया गया तो उस फार्मूले का ही यूज करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, B वाला। थर्ड क्या है, C क्या है, स्टूडेंट्स यूज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज फॉर सॉल्विंग वेरियस न्यू प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा है, हमने उसको कुछ क्वेश्चन दे दिया, 2 4 5 क्वेश्चन दे दिया, और हर क्वेश्चन का जो पैटर्न है, तरीका सॉल्व करने का अलग अलग है, तो बच्चा क्या काम करेगा, पहले क्वेश्चन को करेगा, फिर सोचेगा कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही है। इसमें क्या है, स्टूडेंट को जो उपयुक्त जितना जो उसके दिमाग के हिसाब से जो फिट बैठेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो नया नया दिमाग, नया नया स्ट्रेटजी, नया नया प्लानिंग करेगा। ठीक है, तो आपका A और C सही होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, आंसर जो होगा आपका पहला वाला होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि अ स्टूडेंट वाज गिवन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स परसेंटेज टू सॉल्व। ये क्वेश्चन में बोला कि एक स्टूडेंट है, उसको परसेंटेज का एक प्रॉब्लम दिया गया सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 28,000 टू 26,500। कहने का मतलब ये, वो किसी एक सिटी का जो पॉपुलेशन है वो स्टार्टिंग में 28,000 था, बाद में घट करके 26,500 हो गया। ये प्रॉब्लम दिया गया किसी स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, शी रोट द फॉलोइंग सोल्यूशन, उसने क्या काम किया, इस स्टूडेंट ने ये आपका सोल्यूशन लिख दिया कि परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू 26,000 अपन 28,000 इंटू 100 इक्वल टू 94.6%। ये उसने आंसर लिखा। अब क्वेश्चन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विथ रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया था उसके लिए कौन सा उपयुक्त है, सबसे अच्छा उपयुक्त उसमें कौन सा है, मीन्स स्टूडेंट को क्या चीज़ कमी है स्टूडेंट के अंदर, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा है परसेंटेज को लेकर के। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, इसमें से हमको कौन सा बताना है। पहला क्या है, स्टूडेंट डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज
ये तो गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है, तभी उसने ना परसेंट डिक्रीज लगाया। 26,000 देखिए, छोटा वाला ऊपर लिखा है, बड़ा वाला नीचे लिखा है, क्योंकि हमको पता है परसेंटेज के लिए क्या होता है। अगर आप 50 नंबर पाते हो 100 में, तो लिखते हो क्या, 50/100 लिखते हो, परसेंटेज निकालना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हो, 100 से गुणा कर देते हो, तो आ जाता है 50%। ठीक है, तो वही काम इसने भी किया है। ठीक, उसको परसेंटेज के बारे में नॉलेज तो है, ये हो गया, तो उसका मतलब कि पहला वाला गलत है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट हैज़ मेड ए केयरलेस मिस्टेक। अब कोई जानबूझ के तो गलती करेगा नहीं, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन में। देखिए थर्ड क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। सही बात है, यहाँ तक तो सही है कि स्टूडेंट को परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पता है, बट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड परसेंटेज ऑफ विच क्वांटिटी इज टू बी फाउंड। ये सही है। ठीक, देखिए ये जो स्टूडेंट है उसको तो पता है कि परसेंटेज कैसे निकालना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि परसेंटेज किस क्वांटिटी का निकालना है। ठीक, तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चौथा भी देख लेते हैं, स्टूडेंट्स हैज सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली बट हैज यूज रॉन्ग सिंबल इन सॉल्यूशन। ये भी गलत है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लर्निंग टीचिंग रिसोर्सेज LTRS आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स क्लास। क्वेश्चन में बोला है कि जो बच्चे आंख से देख नहीं सकते, विजुअली चैलेंज है, उन सब बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास में कौन सा सबसे उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है, और ये 4 दिया हुआ है ABCD, इन चारों में से कौन कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। अब देखिए इसमें जो पहला दिया ये आपका जियोजेब्रा है। ठीक है, जियोजेब्रा क्या होता है, ये आपका मैथमेटिक्स तो आसान करता है, लेकिन जो बच्चे देख नहीं सकते उसके लिए ये उपयुक्त नहीं होता। ठीक है, जियोजेब्रा में। और जो आपका टेलर्स अबेकस है, इसमें देखिए ये आपका बहुत ही उपयुक्त है। इसमें क्या होता है कि, और जो टेलर्स अबेकस होता है, ये आपका ज्योमेट्री के शेप का बना होता है, ज्योमेट्री के शेप का बना होता है। उसको बच्चे छू करके बता देंगे, इसमें 3 साइड है, तो ये आपका ट्रायंगल है। ठीक, तो ये इस टाइप का है, गोला कैसा होता है, अर्थ कैसा होता है, उसको छू कर समझ सकते हैं, बिना देखे वो टेलर्स अबेकस को समझ सकते हैं। इसमें ज्योमेट्री का पोर्शन होता है। और जो थर्ड है सी भी हो सकता है। देखिए कंप्यूटर, जो बच्चे देख नहीं सकते वो सुन तो सकते हैं, बच्चे सुन करके या छू करके पता लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर में हम क्या काम कर सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। तो आपका B और C सही होगा, और जो D वाला है ये नहीं होगा। ठीक, स्प्रेडशीट ये भी फिजिकली चैलेंज बच्चों के लिए होता है, लेकिन विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए ये भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका B और C सही होगा। इस पर कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है, B और C। तो उम्मीद करता है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो मैथमेटिक्स के अधिगम मतलब सीखने के डायमेंशन को शो नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स सीख लिया है तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, मैथमेटिक्स के सीखने के बाद अधिगम में। तो पहला क्या है, डिस्पोजिशन टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। कोई भी स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स सीख लिया तो उसका जो पोजीशन है, मतलब उसका जो झुकाव है वो मैथमेटिक्स की साइड में हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, पूछा कि नॉट पूछा है, तो जो नहीं होगा, जो कट होगा वही आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक, सेकंड क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग। जाहिर सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स को सीख लिया है, मैथमेटिक्स के रीजनिंग को सीख लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग सोचेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये हो सकता है। कम्युनिकेशन, ये भी सही है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीखा है, उसको पता लगाने के लिए अगर हमने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा ओरली, तो ओरली भी जवाब दे सकता है या कुछ कैलकुलेशन बता सकता है। फोर्थ क्या है, पैटर्न्स एंड प्रोसीजर। ये वाला नहीं होगा। ठीक, अगर कोई भी स्टूडेंट मैथमेटिक्स सीखा है तो इसका पैटर्न क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या तरीका है, ये तो नहीं हो सकता इसमें, इस केस के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में पसंद आए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक या नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।